अस्सलाम वालेकुम। मारिया नदीम इज़ हियर फ्रॉम मारियास लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज का हमारा टॉपिक है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन को और उसकी टाइप्स को स्टार्ट किया हुआ था। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हम लोगों ने टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 को कवर कर लिया था और अब हम लोग पहुंच गए टाइप 4 की तरफ। फिर बढ़ते हैं अपने सफ़र की तरफ और स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है और ये किस तरह से बाकी टाइप से डिफरेंट है। टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन को डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी और डीटीएच भी कहा जाता है। डीटीएच इन्हें क्यों कहा जाता है? एक्चुअली डीटीएच इन्हें इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मेडिएटेड कंपोनेंट्स होते हैं या मेन प्लेयर होते हैं वो सेल्स होते हैं, टी सेल्स होते हैं और मैक्रोफाज होते हैं। इसमें किसी भी तरह की कोई भी एंटीबॉडीज जो है पार्टिसिपेट नहीं करती। अब इसी वजह से इन्हें डिलेड टाइप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि टी सेल्स जो हैं उन्हें एक्टिवेट होने में टाइम लगता है। जबकि हम लोगों ने पहले जो डिस्कस की थी टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, वो सारी की सारी एंटीबॉडीज मेडिएटेड थी और वो अर्ली रिस्पॉन्स शो करती थी क्योंकि एंटीबॉडीज जो हैं वो तो सर्कुलेशन में वैसे ही प्रेजेंट होती। जैसे ही कोई एंटीजन आता है उसके अगेंस्ट फौरन से एंटीबॉडीज जो होती हैं वो प्रोड्यूस होंगी और वो उनके साथ जाके बाइंड करेंगे, सारी की सारी प्रोसेसिंग होगी और उससे फौरन से एलिमिनेट कर दिया जाएगा। लेकिन डिलेड टाइप में क्या होगा, टाइप 4 में क्या होगा, टी सेल्स को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। सबसे पहले जो मैक्रोफाज होते हैं हमारे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं, वो एंटीजन को इनकाउंटर करेंगे, उसकी प्रोसेसिंग करेंगे, फिर प्रेजेंटेशन करेंगे एमएचसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर। फिर टी सेल्स जो हैं वो एक्टिवेट होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, वो उसके अगेंस्ट अपनी जो है वर्किंग स्टार्ट कर देंगे। इसी वजह से इसे कहा जाता है डिलेड टाइप हाइपरसेंसिटिविटी। और इसमें क्या होता है, इसमें टिश्यू डैमेज होता है वो टी सेल्स के थ्रू ही होता है। DTH occurs slowly and reach a peak level within 48 to 70 hours। इसमें ये जो रिएक्शन स्टार्ट होता है वो स्लोली होता है, आहिस्ता आहिस्ता से होता है। वही सारा प्रोसेस होता है, टी सेल्स को एक्टिवेट होने में टाइम लगता है, तो ये स्लोली स्लोली होता है और फिर ये क्या कहता है पीक लेवल पर जाता है 48 टू 70 आवर्स के दरमियान में, यानी कि 3 दिन का टाइम लग जाता है। ऑल्थो DTH causes some tissue damage। अगरचे इसके अंदर DTH के अंदर टाइप 4 के अंदर हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर टिश्यू डैमेज के चांसेस होते हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म अगेंस्ट इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। लेकिन ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म है इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट, जैसे कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम लेप्री और ब्रुसेला स्पीशी। इनके अगेंस्ट ये सारे के सारे क्या इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। उसके अलावा भी जितने इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स, इंट्रासेलुलर फंजाई हो गए, उनके अगेंस्ट ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफेंस मैकेनिज्म होता है। कौन सा? डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी और टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन। अब मैकेनिज्म को डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी और डीटीएच डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी में कौन सा मैकेनिज्म होता है। डीटीएच अकर्स इन 2 फेसेस, ये 2 फेसेस के अंदर कंप्लीट होती है। एक होती है सेंसिटाइजिंग फेस ऑफ डीटीएच, पहला जो फेस होता है उसमें सेंसिटाइजिंग फेस होता है। इस फेज के अंदर क्या होता है, एट फर्स्ट एंटीजन इज प्रोसेस्ड एंड प्रेजेंटेड बाय एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स टू CD4 टी सेल। इसमें सबसे पहले एंटीजन है उसको इनकाउंटर करेंगे एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स, मैक्रोफाज, डेंड्राइटिक सेल्स, जितने भी एपीसीज हैं वो सारे के सारे क्या करेंगे, एंटीजन को इनकाउंटर करेंगे, उसकी ब्रेक डाउन करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे और फिर उसको प्रेजेंट करेंगे एमएचसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर। फिर जो एमएचसी मॉलिक्यूल्स है वो किसको उसको रिप्रेजेंट करेंगे, वो करेंगे CD4 सेल्स यानी कि टी हेल्पर सेल्स को। यहाँ पर वैरायटी ऑफ एपीसीज हैव बीन शोन टू बी इन्वॉल्व इन एक्टिवेशन ऑफ डीटीएच रिस्पॉन्स इंक्लूडिंग लैंगरहैंस सेल्स एंड मैक्रोफाज। बहुत सारे वैरायटी ऑफ एपीसीज जो एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स हैं वो इन्वॉल्व होते हैं इसके अंदर। उनमें आ जाते हैं मैक्रोफाज और लैंगरहैंस सेल जो कि डेंड्राइटिक सेल्स की एक टाइप है जो कि स्किन के अंदर प्रेजेंट होते हैं लैंगरहैंस सेल। CD4 cells are primarily cell activated during sensitizing phase of DTH response। अब इसमें क्या होता है कि इस फेज के अंदर, सेंसिटाइजिंग फेज के अंदर जो टी हेल्पर सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं। एक्टिवेट होंगे उसके साथ ही उनके डिफ्रेंशिएशन स्टार्ट हो जाएंगे। TH1 TH2 सेल्स के अंदर उनकी डिफ्रेंशिएशन हो जाएगी। ये सारे का सारा प्रोसेसिंग किस में होता है, ये सेंसिटाइजिंग फेज के अंदर हो रहा होता है। However, in some cases CD8 plus cells are also found in induced DTH response। पहले ये समझा जाता था कि सिर्फ और सिर्फ सेंसिटाइजिंग फेज के अंदर हेल्पर सेल्स ही इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन रिसेंट रिसर्च हमें ये बता रही है कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिनके अंदर CD8 प्लस सेल्स यानी कि साइटोटॉक्सिक टी सेल्स, उसके अलावा TH2 सेल्स और TH17 सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि ये रिस्पॉन्स जो है वो इंड्यूस करते हैं।
सेकेंड फेज आ जाता है इफेक्टर फेज ऑफ डीटीएच। इसके अंदर क्या होता है, इसमें इफेक्ट शो करना होता है। इन दिस फेज टी हेल्पर सेल्स one cell secrete variety of cytokines that recruit and activate macrophage and other non-specific inflammatory cells to the site of antigen। इस फेज में क्या होता है कि टी हेल्पर सेल जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स के साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं, जो कि रिक्रूट करते हैं, एक्टिवेट करते हैं डिफरेंट इम्यून सेल्स को, लाइक मैक्रोफाज और जो दूसरे नॉन स्पेसिफिक इन्फ्लामेटरी सेल्स होते हैं, ताकि वो उस साइट ऑफ एंटीजन, जहां पर एंटीजन प्रेजेंट है, वो वहां पर आए और अपनी जो एक्टिविटी है वो स्टार्ट करें। अब जैसे ही मैक्रोफाज जो है वो एक्टिवेट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो वहां पर पहले पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद एक्टिवेट होते हैं, वो रिलीज करते हैं लाइटिक एंजाइम्स को। लाइटिक एंजाइम है, इसका नाम ही इसके काम को बता रहा है, डेफिनेटली इसने क्या करना है, लाइसिस करनी है। लाइटिक एंजाइम्स दैट डैमेज सराउंडिंग टिश्यू एंड इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया। अब हमने पहले डिस्कस कर लिया कि यहाँ पर टाइप 4 जो है वो हमेशा किसके अगेंस्ट एक्टिवेट होता है, वो हमेशा इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया या इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेंस्ट ही एक्टिवेट होता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन जो है। अब यहाँ पर लाइटिक एंजाइम्स हैं, उन्होंने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया को डैमेज नहीं करना, वो क्या करेंगे, जो लाइटिक एंजाइम है वो जो टिश्यूज है उसको भी डैमेज करेंगे, उसके साथ साथ जो सराउंडिंग के टिश्यू है उन्हें भी डैमेज करना स्टार्ट कर देंगे। द एक्टिवेशन ऑफ मैक्रोफाज इन डीटीएच इज इंपॉर्टेंट इन होस्ट डिफेंस अगेंस्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया एंड पैरासाइट वेयर सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज कैन नॉट रीच देम। ये जो रिस्पॉन्ड है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है अगेंस्ट इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया और पैरासाइट्स के, जहां पर नॉर्मली जो सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज हैं वो वहां पर नहीं पहुंच पाती और वहां पर अपना जो काम है वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाती। तो उस वक्त क्या होता है कि ये जो डीटीएच रिस्पॉन्स है होता है, डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी या टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ये एक अच्छा मैकेनिज्म होता है, होस्ट डिफेंस मैकेनिज्म होता है। Increased phagocytic activity and build-up lytic enzyme from macrophage in the area of infection leads to non-specific destruction of tissue and intracellular pathogen। अब इंट्रासेलुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए जो एक्टिवेटेड मैक्रोफाज होते हैं वो लाइटिक एंजाइम्स को स्क्रीट करते हैं। अब जो लाइटिक एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ उस सेल को डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, यानी कि उस जिसके अंदर बैक्टीरिया वगैरह प्रेजेंट है सिर्फ उसको डिस्ट्रॉय नहीं करेगा, बल्कि उसके साथ साथ क्या करेगा, जो आसपास वाले सेल्स हैं उनकी डिस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर देगा। ये तो होता है, लेकिन ये एक अच्छा जो डिफेंस मैकेनिज्म है वो प्रोवाइड करता है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर। अब डिस्कस करते हैं ट्यूबरक्लिन टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। एक्चुअली ये वाली जो हाइपर सेंसिटिविटी है ट्यूबरक्लिन, ये भी टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर ही आती है। ट्यूबरक्लिन रिएक्शन या ट्यूबरक्लिन टेस्ट, ये एक ऐसा टेस्ट होता है जो ये मालूम करने के लिए कि कोई भी पर्सन माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस से इन्फेक्टेड है या नहीं है, जो कि ट्यूबरक्लोसिस काउज करता है, और वो उससे वैक्सीनेटेड है या नहीं है, ये चेक करने के लिए ये टेस्ट परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंटीजन को इंजेक्ट कर दिया जाता है पर्सन में। अगर वो पर्सन पहले से इन्फेक्टेड होगा तो डेफिनेटली उस पर्सन के अंदर ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट, माइकोबैक्टीरियम के अगेंस्ट क्या होंगे, पहले से इस एंटीजन के अगेंस्ट पहले से मेमोरी सेल्स जो होंगे वो प्रेजेंट होंगे। ऐसा ही होता है जब भी फर्स्ट टाइम एंटीजन एंटर होता है, उसको ना सिर्फ एलिमिनेट किया जाता है बॉडी से, बल्कि उसके अगेंस्ट जो मेमोरी भी प्रोड्यूस कर दी जाती है। अब अगर पहले से मेमोरी सेल्स प्रोड्यूस हैं तो वो क्या करेंगे, वो फौरन से उस एरिया में, उस जगह पर, उस लोकेशन के ऊपर पहुंचेंगे और वहां पर एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होंगे तो वो साइटोकाइंस को रिलीज करेंगे। जैसे ही साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो वहां पर फैगोसाइटिक सेल्स मैक्रोफाज की एक बहुत बड़ी जो कंसंट्रेशन है वो वहां पर आना स्टार्ट हो जाएगी। वहां पर रिक्रूट करेंगे, कम्युलेशन उनकी स्टार्ट हो जाएगी। कम्युलेशन स्टार्ट होगी तो वहां पर वो जो एरिया है, जैसे आप ये डायग्राम में देख लेंगे, वो वाले जो एरिया है, वो जो पार्ट है जहां पर इंजेक्शन लगा था, जहां पर इंजेक्ट किया गया था एंटीजन को, वो स्वेल होना स्टार्ट हो जाएगा। वहां पर रेडनेस होगी, वहां पर स्वेलिंग होगी, और विद इन आवर्स ही ये स्टार्ट हो जाएगा। ये जो प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा अगर पहले से इन्फेक्टेड है। लेकिन अगर फर्स्ट टाइम एंटीजन एंटर हुआ है बॉडी के अंदर तो इतनी तेजी से स्वेलिंग नहीं होगी, फौरन से रेडनेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये सेल मेडिएटेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी है। इसके अंदर सेल्स को एक्टिवेट होने में टाइम लगेगा। जब फर्स्ट टाइम एंटर किया जाएगा एंटीजन को, तो आहिस्ता आहिस्ता से क्या होगा, पहले उसकी प्रोसेसिंग होगी, ब्रेकडाउन होगी, फिर उसकी प्रेजेंटेशन होगी, टी सेल जो है वो एक्टिवेट होंगे, डिफ्रेंशिएट होंगे, और फिर उसके अगेंस्ट पूरा जो
प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अगर फर्स्ट टाइम एंट्री हुई है तो उसमें रिएक्शन को डेवलप होने में टाइम लगेगा, 48 to 70 आवर्स का टाइम लगेगा। लेकिन अगर सेकेंड टाइम एंट्री हो रही है तो फौरन से रिएक्शन डेवलप हो जाएगा, फौरन से क्या हो जाएगा, रेडनेस हो जाएगी, स्वेलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हमें बता देता है टेस्ट के पहले से कोई पर्सन जो है वो इन्फेक्टेड है या नहीं, वैक्सीनेटेड है या नहीं है। और ये टेस्ट सिर्फ और सिर्फ माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट नहीं किया जाता, बल्कि लेप्रोसी और फंगल डिजीजेस के अगेंस्ट भी इस टेस्ट को परफॉर्म किया जाता है। इसमें क्या होता है कि जो इम्यून सिस्टम होता है वो एग्रेसिवली रिस्पॉन्ड करता है। तो वो किसके अंदर आ जाती है, वो आ जाती है टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के अंदर आ जाती है। अब यहाँ पर सभी टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 और टाइप 4 के अंदर कंपैरिजन कर लेते हैं कि सबके अंदर क्या होता है। डिटेल में तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, बस एक बार इनको थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। टाइप 1 की बात करें तो इसके अंदर जो मेन प्लेयर होते हैं वो IgG एंटीबॉडीज होती हैं, ये IgE मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 2 की बात करें तो ये IgG मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 3 की बात करें तो इसके अंदर जो मेन प्लेयर होते हैं वो IgG एंटीबॉडीज ही होते हैं, लेकिन ये स्टार्ट कैसे होती है, ये इम्यून कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन की वजह से होती है। इम्यून कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्सेस की डिपोजिशन की वजह से जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है, डेट इज टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 4 की बात करें तो इसमें जो मेन प्लेयर होते हैं वो सेल्स होते हैं और ये सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी होती है। टाइप 1 में क्या होता है कि टाइप 1 के अंदर IgE एंटीबॉडीज जो है वो मास्ट सेल्स के साथ बाइंड करती है। अब जैसे ही कोई एलर्जन आया उसके साथ जाके IgE एंटीबॉडीज जो है वो उससे बाइंड हुई है। अब IgE के जो रिसेप्टर्स होते हैं वो मास्ट सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब उन मास्ट सेल्स के साथ क्या करती है, IgE जाके बाइंड करती है। जैसे ही IgE बाइंड करेंगी तो उसके साथ ही मास्ट सेल्स की जो है वो डीग्रेनुलेशन स्टार्ट हो जाएगी। मास्ट सेल्स की डीग्रेनुलेशन स्टार्ट होगी, वो अपने ग्रेन्स को जो है वो रिलीज करेंगे। जब ग्रेन्स को रिलीज करेंगे तो उसके साथ ही ये जो दूसरे इम्यून सेल्स होते हैं उनको रिक्रूट करेंगे और वहां पर उस साइट पर उस जगह पर बुलाना स्टार्ट हो जाएंगे। उसके साथ ही रेडनेस होगी, इचिंग होगी, ये सारे का सारा मैकेनिज्म जो होता है वो स्टार्ट हो जाते हैं। टाइप 2 के अंदर क्या होता है कि टाइप 2 के अंदर जो सेल्स को डिस्ट्रॉय किया जाता है वो डिफरेंट मैकेनिज्म के थ्रू किया जाता है। 3 तरह के मैकेनिज्म होते हैं, या तो कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है, या फिर एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेलुलर साइटोटॉक्सिसिटी होती है, या फिर क्या होता है वहां पर ऑप्सोनाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। किसी भी तीनों प्रोसेस के थ्रू इसकी डिस्ट्रक्शन की जाती है। यहाँ पर टिश्यू डैमेज होता है, सेल को डिस्ट्रॉय किया जाता है। टाइप 3 की बात करें तो टाइप 3 में क्या होता है, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाते हैं टिश्यू के अंदर। जैसे वो टिश्यू के अंदर डिपॉजिट होते हैं, बहुत ज्यादा लार्ज कंसंट्रेशन होती है, तो वहां पर क्या होता है, एक्टिवेशन स्टार्ट हो जाती है कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की एक्टिवेशन होती है तो वो क्या करते हैं, दूसरे जो हमारे नॉन स्पेसिफिक फाइगोसाइटिक सेल्स होते हैं लाइक न्यूट्रोफिल्स, उनको अट्रैक्ट करते हैं। वो आते हैं और वो क्या करते हैं कि पूरे का पूरा जो सेल होता है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, क्योंकि न्यूट्रोफिल्स के अंदर लाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेडिएटेड टाइप 4 के अंदर क्या होता है, इसमें TH1 सेल जो होते हैं वो एक्टिवेट होते हैं, डिफ्रेंशिएट होते हैं, और ये क्या करते हैं, ये साइटोकाइंस को रिलीज करते हैं। ये जो साइटोकाइंस हैं ये एक्टिवेट करते हैं जाके मैक्रोफाज को। अब जैसे मैक्रोफाज और उसके साथ साथ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। जैसे ही एक्टिवेट करते हैं तो वो क्या करते हैं, वो अकोमुलेट होना स्टार्ट हो जाते हैं उस साइट पर जहां पर एंटीजन प्रेजेंट है। उसके साथ वो उस जगह पर अकोमुलेट होंगे, अकोमुलेट के साथ ही क्या करेंगे, वो अपने लाइटिक एंजाइम को रिलीज करेंगे। लाइटिक एंजाइम क्या करेगा, ना सिर्फ वो सिर्फ इंट्रासेलुलर जो पैथोजन है उसको किल करेगा, बल्कि उसके साथ साथ जो टिश्यू है उसको भी डैमेज कर देगा। टाइप 1 की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, इसके अंदर सिस्टम होते हैं, एनाफ्लेक्सिस आ जाती है, सीजनल एलर्जी हो जाती है जिसके अंदर हाई फीवर आता है, फूड एलर्जी हो जाती है, पीनट वगैरह से जो एलर्जी होती है, फूड एलर्जी होती है, वो सारी की सारी किसके अंदर आ जाती है, इसके अंदर आ जाती है। अगर टाइप 2 की बात करें तो इसमें रेड ब्लड सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं कॉम्प्लीमेंट सिस्टम की वजह से, एंटीबॉडी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम और एंटीबॉडी की वजह से ड्यूरिंग ट्रांसफ्यूजन ऑफ मिसमैच ब्लड टाइप और अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये हम लोगों ने एग्जाम्पल की थी कि इसमें टाइप 2 क्या होता है, जब भी अरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होता है, यानी कि मदर का और
जो बेबी होता है, सेकंड बेबी जो होता है, अगर उनका जो एंटीजन है रेड ब्लड सेल्स के ऊपर जो एंटीजन प्रेजेंट होती हैं वो अगर डिफरेंट हो, RH पॉजिटिव और RH नेगेटिव वाला केस हो, मिसमैच हो जाता है, तो तब भी उसके अगेंस्ट क्या होता है, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी डेवलप होती है। टाइप 3 के अंदर बात करें तो इसके अंदर मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्सिस डिजीज जो होती हैं वो देखी जाती हैं। ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस आ जाती है, रिमाटॉइड आर्थराइटिस आ जाती है, उसके अलावा अरिथोमेटोसिस आ जाती है। टाइप 4 के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन फॉर्म्स आर कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस में जो डिजीज होती है वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस होती है। ट्यूबरक्लिन रिएक्शन आ जाता है, ऑटोइम्यून डिजीजेस सच एज डायबिटिस मेलिटस टाइप 1, मल्टीपल स्क्लेरोसिस आ जाता है, रिमेटॉइड आर्थराइटिस आ जाता है। ये सारी की सारी डिफरेंट टाइप्स की डिजीज होती हैं जो इन डिफरेंट टाइप की हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन की वजह से होती हैं। एंड दिस इज द होल स्टोरी ऑफ टाइप 4 हाइपरसेंसिटिविटी रिएक्शन। अगर आपके लिए ये लेक्चर यूजफुल था तो जल्दी से लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, और मुझे इजाज़त दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट करें। अल्लाह हाफिज़।